हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को। ये सेशन है रिगार्डिंग सीयूईटी एग्जामिनेशंस। जैसा कि आपको पता है कि सीयूईटी की तैयारी करना आपके लिए अब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा है, क्योंकि लगातार वीडियोस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हम लोग जनरल टेस्ट के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे और जितना पॉसिबल है पर डे एक-एक वीडियो के साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। अगर आप आर्ट सेक्शन से एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री से एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, ज्योग्राफी से एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, तो आर्ट्स के सभी वीडियो आपको इस चैनल पर मुफ्त और बिल्कुल सही ढंग से प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए, लगातार वीडियोज़ को फॉलो कीजिए और देखते रहिए, क्योंकि जितना आप सटीक तरीके से देखिएगा, आपके क्वालिफ़िकेशन का परसेंटेज भी उतना आसानी से बढ़ता चला जाता है। तो गाइज़, आपको मेनली याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि आप जिस किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको अपना 100% डेडिकेट कर देना है। अगर आप खुद का 100% दे पाएँगे, तो आप 100% गेन भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ पे और जैसा कि आपको पता है आज हम लोग पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन लेकर ब्रिटिश सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर दिया गया? तो कौन सा अधिनियम था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जो शासन है वो ले लिया गया था और ब्रिटिश जो है सरकार उसको दे दिया गया था, यानी कि वहाँ से अब कंट्रोल होगा, ब्रिटिश संसद से कंट्रोल होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एक ऐसा एक्ट था जिसे कंपनी के हाथों से शासन छीन लिया गया था, क्योंकि 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था ना, कहीं न कहीं उस विद्रोह का प्रभाव आपके पूरे भारतवर्ष में साथ-साथ में जितने भी ब्रिटिश के सल्तनत थे ना, जितने भी ब्रिटिश के अंडर में जितने सारे एम्पायर थे, उन सब में इसका एक मैसेज गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि भई शासन अब आपको नहीं करना है, अब शासन हम यहाँ से पार्लियामेंट से चलाएँगे। इसलिए 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखिएगा। कहता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा आरंभ की गई? तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का जो शुरुआत है, वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा स्थापित की गई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वैत शासन के बारे में तो अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो आपको सही आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1909 का मार्लेमेंटो सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी? यानी कि प्रोविजनल ऑटोनॉमी को लागू किया गया था। तो आपको पता ही होगा प्रोविजनल ऑटोनॉमी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ना, भारत शासन अधिनियम 1935, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसके इम्पोर्टेंस का पता इस प्रकार से लगना चाहिए कि हमारा जो संविधान बना है ना, हम कहते हैं ना कि हमारा जो संविधान बना है उसमें 60% प्लस जो कंटेंट है ना, 60% प्लस कंटेंट डायरेक्ट यहीं से उठा के ले लिया गया है, सीधा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है देखिए। 5 कहता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पर जोर निम्नलिखित अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, यह व्यवस्थित किया गया था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन आपको पता ही होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन जो शुरू किया गया था वो मार्लेमेंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। आपको मार्लेमेंटो सुधार नहीं भूलना है, क्योंकि ये सांप्रदायिक निर्वाचन का एक पहला कमिटमेंट था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चार्टर्ड एक्ट 1833। 1833 का जो चार्टर था ना, उसमें जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी का विशेषाधिकार था वो सारा कुछ समाप्त कर दिया गया था एक ही बार में। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 क्या कहता है देखिए। भारत एवं पाकिस्तान के पृथक संविधान सभाओं के गठन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? कि भाई भारत और पाकिस्तान है ना, उसका पृथक संविधान सभा होगा, अलग-अलग संविधान सभा होगा। तो इसके गठन का प्रस्ताव
कब मतलब किस एक्ट के द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भाई इंडिया है ना, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? तो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के द्वारा हुआ था? तो आपको याद रखना, माउंट बेटन योजना। भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंट बेटन योजना के आधार पर किया गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो भाई जो सिविल सेवा की शुरुआत थी ना, उसमें नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चार्टर्ड एक्ट 1853 से इसको मतलब शुरू किया गया था। इसको अच्छी तरह से अनुबंधित सिविल सेवा को स्टार्ट कर दिया गया। हालांकि सिविल सेवा की जो शुरुआत का दौर जो है ना, वो कहीं ना कहीं इसका जन्मदाता जो है वो कॉर्नवालिस को कहा जाता है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ ही आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि केंद्रीय विधानसभा के 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांटा गया था? केंद्रीय विधानसभा जो है ना, उसको 2 सदनों में हम लोग बांट दिए थे। तो किस अधिनियम के द्वारा हम लोग इसको 2 सदनों में बांटे थे, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। केंद्रीय विधानसभा 2 सदन यानी 2 हाउसेस में बटी थी ना। अभी तो वर्तमान में लोकसभा राज्यसभा है, उस समय भी एक सिस्टम था इस टाइप का। तो वो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? यानी कि भारत का जो सचिव होगा, ठीक है, उसका पद जो नियुक्त किया गया, उसके लिए कौन सा एक्ट या अधिनियम लाया गया था? तो आपको याद रखना है, ये इसका अधिनियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के लिए 58 के साथ ही भारत में सचिव के पद की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन 11 की ओर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 11 कहता है कि भारत के कैबिनेट मिशन योजना ने किस पर विचार किया था? कैबिनेट मिशन योजना भारत के लिए किस पर विचार किया था, ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 12 कहता है कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? तो अलगाववादी प्रथा जो था, वो किस चीज का विशिष्ट लक्षण था, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है देखिएगा भाई, कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन हिस्ट्री को एक साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली जीके में तो बहुत ज़्यादा भर भर के पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा जो की गई थी, वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा भारत में की गई थी। आपको इसमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 14 कहता है, निम्नलिखित में से किसके आरंभ में अंतरिम सरकार का बहिष्कार करने की घोषणा की, किंतु 26 अक्टूबर 1946 को उसके 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए? पहले तो अंतरिम सरकार का बहिष्कार किया, फिर फाइनली क्या होता है, फाइनली भाई 26 अक्टूबर 1946 को 5 सदस्य उसके शामिल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ना, इसे कहते हैं बिना पेंदी का लोटा। ये मुस्लिम लीग जो था, इसका तो पहले तो खुद के संगठन के लोगों से मेल नहीं था, ऊपर से जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने की होड़ चढ़ी हुई थी। ऊपर से जब आप देखिए विडंबना कैसी है, जब पाकिस्तान आज़ाद होता है ना, तो पहले जो प्रधानमंत्री हैं वो भी जिन्ना नहीं बन पाते हैं। उनको कुछ ऐसा झांसा दिया जाता है कि रोल मॉडल बना दिया जाता है। अब रोल मॉडल तो है नहीं, अब समझ में ही आ रहा होगा कि क्या स्थिति थी उसकी। तो खैर मुस्लिम लीग आपको याद रखना है कि इसके बिना पेंदी का लोटा था। पहले तो बहिष्कार किया गया अंतरिम सरकार का, फिर 26 अक्टूबर 1946 को कई लोग शामिल भी हो गए। भाई आ जाओ, शामिल हो जाओ, कुछ मिल रहा है तो बटोर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि वर्ष 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दिया था? तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने ना वर्ष 1939 में त्यागपत्र दे दिया था। 1937 में इसका गठन हुआ था कांग्रेस मंत्रिमंडल का, और 1939 में इसने त्यागपत्र दे दिया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसके तहत
24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई। तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किसके तहत की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना 1946। 1946 कैबिनेट मिशन योजना क्रिप्स प्रस्ताव के अवलोकन के बाद ये योजना आती है, जिसमें कहा जाता है कि भाई अब जो भारतीयों का संविधान बनेगा ना, वो भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। भारतीय तैयार हो जाइए, आपको अपने अनुसार मौका दिया जा रहा है, आप संविधान को बनाइए। हालांकि इसकी बैठक भी स्टार्ट होती है 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे। पहली बार सोमवार के दिन बैठक होता है। इस बैठक में क्या होता है कि एससी सचिदानंद सिन्हा को पहला नियुक्त किया जाता है आपका जाकर अध्यक्ष कैबिनेट मिशन योजना का जो पूरा, ठीक है, भारतीय संविधान सभा कह लीजिए। तो फिर क्या होता है कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया कि भाई अब ये तो थोड़ा अलग टाइप से है, तो विरोध करना शुरू हो गया। तो विरोध के बाद फाइनली 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, 11 दिसंबर आपको डेट याद रखना है, 11 दिसंबर 1946 को होता क्या है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का, और यही आगे जाके भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। हालांकि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इतनी सारी बातें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, और 17 भी इंपॉर्टेंट है। कहता अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। आपको बताना है निम्नलिखित से कौन सा युग्म गलत है अंतरिम सरकार के बारे में, ये आपको बताना है। तो उद्योग जो थे जॉन मथाई थे, बिल्कुल सही है। संचार मंत्री जो थे वो अब्दुल खान नस्तर थे, ये भी सही है। शिक्षा चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक बिल्कुल। परमाणु ऊर्जा होमी जहांगीर भाभा, नहीं भाई ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आज का इस पहले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे। VVI क्वेश्चन आपको पता करना है कि कैबिनेट मिशन में जो जो प्रस्ताव पारित होता है अंतरिम सरकार के लिए, उसमें कितने टोटल मेंबर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 14 मेंबर इसमें रहते हैं, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग दूसरे पार्ट की ओर स्विच करते हैं फटाक से। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप आई होप कि सभी पे 100% अपना फोकस लगा रहे होंगे। नेक्स्ट कहाँ गया दूसरा पार्ट, ये रहा आपका दूसरा पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। कहता है कि देश के कुल 600 देशी रियासतों में से कितने का विलय भारत में हुआ। आपको याद रखना है 600 में से 552 जो रियासत थे ना, उनका विलय भारत में हो गया। अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। जनरल टेस्ट अगर आपने चुना है तो आपके क्वेश्चंस यहीं से उड़ने वाले हैं, आप इसको एकदम परफेक्टली दिमाग पे बैठा दीजिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि देशी रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। पहला कहता है कि देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। दूसरा कहता है कि जूनागढ़ रियासत का विलय जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था। तीसरा कहता है कि जम्मू कश्मीर रियासत का विलय पत्र हस्ताक्षर के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें से ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि कोई नहीं, इनमें से कौन से कथन असत्य हैं, सभी सही हैं। 3 रियासत की विलय में प्रॉब्लम आया था, पहला हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा जम्मू कश्मीर। हैदराबाद का जो विलय है ना, हैदराबाद का विलय आपको याद रखना है सैनिक कार्रवाई के द्वारा किया गया। मान नहीं रहे थे वहाँ के जो हैदराबाद के निजाम थे ना, वो मान नहीं रहे थे। तो पटेल तो आप जानते ही होंगे, आयरन मैन ऑफ इंडिया है, नहीं मानोगे तो मानो, बाय हुक और बाय क्रुक तुमको मानना ही है। तुम इंडिया के पार्ट हो और तुम कहते हो कि हम इंडिया से इंडिपेंडेंट है, तो फिर तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो यहाँ से। तो फटाक से ये काम पटेल ने कर दिया। तो विलय पत्र के द्वारा फिर जूनागढ़ को मिलाया गया, कश्मीर को मिलाया गया था। विलय पत्र के माध्यम से फिर कश्मीर को मिलाया गया कि राजा उस समय हरि सिंह थे, हरि सिंह को कहा गया कि आप इंडिया में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो उन्होंने समझ लिया था कि भाई पाकिस्तान ना वो बहुत दूरदर्शी राजा थे। आज आपको पाकिस्तान का कंडीशन पता है ना कि पाकिस्तान में आज खाने की लाले पड़े हुए, आटा चावल गेहूँ की किल्लत आ गई है, पेट्रोल खत्म हो गया। तो दूरदर्शी थे, उनको पता था कि इंडिया के साथ तरह की ज़्यादा बेनिफिट है, इतना बड़ा राष्ट्र भी है इंडिया और विश्व में अपनी अलग पहचान भी रखता है। तो फिर वो इंडिया के साथ आ गए विलय पत्र के माध्यम से। और जूनागढ़ था, वहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया कि भाई कितने लोग इंडिया चाहते हैं, कितने लोग पाकिस्तान चाहते हैं। तो लगभग 80% प्लस जो थे ना, वो इंडिया के सपोर्ट में थे, 80 क्या 90 कह लीजिए। तो
इस प्रकार से तीनों जो रियासत थे इनके विलय में प्रॉब्लम हुआ था, पर सॉर्ट आउट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ध्यान दीजिएगा। कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई के द्वारा अधिकार में लिया था? तो आपको पता होना चाहिए निजाम के हैदराबाद को ना सैनिक कार्रवाई के द्वारा ले लिया गया था अपने अधिकार में कि आ जाओ भाई, वरना फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जूनागढ़ रियासत का नवाब डैश चाहता था। तो जूनागढ़ रियासत जो था ना, उसका नवाब क्या चाहता था? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो ये चाहता था कि पाकिस्तान में विलय हो मेरा। ये जूनागढ़ का नवाब जो था ना, वो सठिया गया था, वो पाकिस्तान में रहना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखिए, स्वतंत्रता के उपरांत गठित ए एवं बी श्रेणी के राज्यों में कितनी संख्या में देशी रियासतों का विलय हुआ? आपको याद रखना, ए और बी कैटेगरी के जो राज्य थे उसमें कितनी संख्या में देशी रियासतों का विलय हुआ था? तो 216/275, यानी कि 275 में से 216 का विलय हो गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। ये दूसरा पार्ट भी हमने कवर कर लिया और फटाक से एक पार्ट और की ओर चलेंगे। उसके बाद हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से अपने सीयूटी सेशन को कंप्लीट करेंगे। आपको याद रखना है कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी तीनों का ही मिक्स्ड, अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री का, पॉलिटिकल की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटिकल का, और ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी का आपको बेहतरीन सेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसे सेट्स जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस या तो आपके मतलब जिस पेपर को सिलेक्शन किया उस पेपर से आएंगे, और प्लस जनरल टेस्ट आपने लिया है तो आपके लिए तो BVI सेशन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? तो संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BN राव। ऑप्शन नंबर डी, BN राव संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। इनको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी था BN राव का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? आपको याद रखना है, संविधान सभा का जो पूरी तरह से निर्माण है ना, वो काम 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जब वो पूरा हुआ ना, तो उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो सही आंसर हो जाएगा 284 सदस्य थे। आपको ध्यान रखना है कि सभी सदस्य मौजूद नहीं थे, पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर आपको मिल जाएंगे। संविधान का फ्रंट पेज खोलिएगा तो वहाँ पे सभी के हस्ताक्षर आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं था? आपको ध्यान रखना है, संविधान के निर्माण में साम्यवादी दल जो था ना, वो शामिल नहीं था। मुस्लिम लीग भी शामिल था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी शामिल था, और हिंदू महासभा, ये तीनों शामिल था, पर ये जो साम्यवादी दल है ना, ये शामिल नहीं थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, भारत के संविधान को जो बनाया गया ना, उसमें जो संविधान सभा का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। दोनों का नाम रहता तो पहला अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा होता और दूसरा राजेंद्र प्रसाद। अगर ओनली अध्यक्ष पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार कर दी? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन ऐसे व्यक्ति थे, सदस्य थे, जिन्होंने सदस्यता ही अस्वीकार कर दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि तेज बहादुर राय प्रभु या तेज बहादुर प्रभु, श्रप्रू जिसको कहते हैं, और जयप्रकाश नारायण। जेपी को याद रखना, जेपी ने पहली बार सदस्यता को अस्वीकार किया था। इसे आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन का चुनाव करना है। पहला देखिए क्या कहता है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, माने यानी कि वयस्क मताधिकार पद्धति को यूज नहीं किया गया था कि एक उम्र होने के बाद ही ना इसमें आप वोटिंग कर सकते हैं। दूसरा, प्रत्यक्ष निर्वाचन के परिणामित हुए, यानी कि पूरा देश में निर्वाचन नहीं हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से कुछ जो मेंबर थे, अलग अलग जगहों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके देखरेख में ही निर्वाचन हुआ था संविधान सभा का। तीसरा कहता है वह बहुदलीय निकाय था, यानी कि बहुत सारे दलों का सम्मेलन था। और चौथा कहता है कि वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था, यानी कि बहुत सारी समितियां इसमें लगी हुई थी। आपको सही आंसर देना है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर देना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 सही आंसर है। कैसे, आप समझने की कोशिश कीजिए एक बार। 3 और 4 को मैं रिपीट करता हूँ। कहता है कि वह बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल बहुत सारे दल के लोग थे यहाँ पे, और वह कई समितियों के माध्यम से काम कर रहा था, ये भी सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर से।
7 क्या कहता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को भी ऑप्शन में दिया गया है और सच्चिदानंद सिन्हा को भी दिया गया है, पर बात हो रही है अस्थायी अध्यक्ष की, तो सच्चिदानंद सिन्हा इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने बार बार रिपीट किया है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। आप सूची को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सूची को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है ताकि आप सूची को अच्छा से देख सकें। पहला सूची क्या कहता है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है कि संघ शक्ति समिति। तो याद रखना है, संघ शक्ति समिति जो था ना, आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ये जो संघ शक्ति समिति था वो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, मूल संविधान समिति, मूल संविधान समिति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये भी थे जवाहरलाल नेहरू, इसका भी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तीसरा क्या था, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, तो अल्पसंख्यक समिति याद रखना आपको जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी आपको याद रखना है। और चौथा है झंडा समिति, चौथा है झंडा समिति, झंडा समिति का क्या हो जाएगा, तो याद रखना है, ये थोड़ा सा मिस्टेक्स हो रहा है, इसे फिर से रीरीड करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसे फिर से रीरीड करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, दूसरा मूल संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, तीसरा जो है मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, ठीक है, तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा है झंडा समिति, तो झंडा समिति जेबी कृपलानी आपको याद रखना है। और पांचवा जो है यानी कि संचालन समिति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 का ई, 2 का डी, 3 का सी, 4 का बी और 5 का ए, ध्यान में रखिएगा। चलिए, मिस्टेक्स नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से देखिएगा, मैंने जूम कर दिया है, 9 को ध्यान से देखिए। कहता है संविधान में संविधान सभा का सृजन किया गया था। तो संविधान सभा का सृजन जो किया गया था वो संविधान में किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 10 कहता है कि भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत है, भारत में संविधान जो है ना उसके अधिकार का क्या स्रोत है, तो भारत की जनता, ठीक है, भारत की जनता इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मूल रूप से पारित संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई संविधान सभा ने ना भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है कि संविधान भारतीय संविधान में शामिल है, तो क्या शामिल है भाई भारतीय संविधान में, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भाई 395 जो है वो अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद हैं, हालांकि इसके सब पार्ट बढ़े हैं। कई कहते हैं ना कि 400 प्लस अनुच्छेद हैं, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद मूल रूप से 395 है, उसके सब पार्ट के सब आर्टिकल्स बढ़ गए हैं, ठीक है, उप अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है। तो उप अनुच्छेदों की संख्या बढ़ने के कारण कहते हैं कि ये बढ़ गया, नहीं ऐसा नहीं। हालांकि भाग वर्तमान में 25 है और अनुसूचियां जो हैं वो 12 ही है अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि भारत में संविधान सभा किस वर्ष गठित की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई भारत में जो संविधान सभा है ना उसका गठन किस वर्ष किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 में, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 15 देखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई। तो पहली बैठक जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में संभव हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं कि संविधान सभा का अध्यक्ष या सभापति स्थायी रूप से निम्नलिखित में से कौन थे। तो संविधान सभा के जो सभापति थे, ठीक है, या स्थायी अध्यक्ष कह लीजिए, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ने वाले कौन थे, अभी मैंने आपको बताया, तो ये थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित हुई।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट करता है कि भाई पहला बैठक कहाँ जीत हुआ था? तो संसद भवन, नई दिल्ली, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। कहता है कि भाई संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये इंपॉर्टेंट है कि महिला कितने लेडीज़ मेंबर थी इसमें। तो 9 महिला सदस्य थे। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में फटाक से कमेंट मारिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसमें 7 सदस्य थे। ये भीमराव अंबेडकर जो है ना, ये हमारे देश के पहले कानून यानी कि विधि मंत्री थे। इनका भी संविधान बनाने में योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, बहुत अच्छा रोल इन्होंने भी प्ले किया था। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद ने अच्छा रोल किया था। सबसे सुप्रीम तो रोल जो प्ले किया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्ले किया था। उनके बिना संविधान की संकल्पना ही अधूरी है। उसके बाद कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे लोग थे, किसी को कम नहीं आंका जा सकता है। तो उनमें से हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बहुत ही अच्छा और उम्दा रोल प्ले किए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 क्या कहता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब नियुक्त किया था? डेट याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? निम्न में से किसने राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा को भेंट किया था? राष्ट्रीय ध्वज कौन दिए थे संविधान सभा को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हंसा मेहता ने राष्ट्रीय ध्वज दिया था संविधान सभा को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ गया? यस, एक मिनट वेट कीजिएगा थोड़ा सा। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 हाँ यहाँ रहा कि भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान कब पूर्णतः लागू हुआ था? ऑप्शन आपको अभी दिए जा रहे हैं, सही आंसर फटाक से आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 24 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 24 कहता है कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, सदस्य निर्वाचन से परिणामित हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ, वह बहुदलीय निकाय था, वह कई समितियों के माध्यम से काम कर रहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 और 4 बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित नहीं हुआ था, सॉरी 3 और 4 सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से इसका जो हुआ था परिणामित हुआ था, और चौथा जो है वो कई समितियों के माध्यम से काम कर रहा था, यानी कि 3 भी सही है, 4 भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 3 और 4। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मूल रूप से पारित संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में मैंने आपको बताया कि भाई इसमें कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। अभी वर्तमान में 25 भाग हैं, पर मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? भारतीय संविधान के निर्माण में निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो हालांकि यहाँ पे आंसर 26 बी आर अम्बेडकर को, पर इस क्वेश्चन का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में किसी के योगदान को कम आंकना ये सही बात नहीं होगी। ये मेरा पर्सनल विचार है, ठीक है। आपके विचार कुछ अलग हो सकते हैं। हालांकि इसका आंसर जो बी आर अम्बेडकर दिया गया है, पर सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जितने भी थे सभी बराबर थे, और हम लोग बराबरी की ही बात करते हैं। हमारा देश बराबरी से ही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं कि संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो संविधान की संरचना थी ना, उसकी परिकल्पना जो है उसका उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। कहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया गया? तो ये ब्रिटेन से लिया गया था, याद रखिएगा। हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे ना, तो हम लोग सारी चीज़ों को उन्हीं से अडॉप्ट किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? देखिए कितने घुमा के क्वेश्चन को पूछा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि गणतंत्र कब हुआ भारत? इसको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता था, पर आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि भाई इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? तो सीधा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों जो प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था, को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किया गया था, को सरकार द्वारा मनोनीत किया गया था, में अधिकतर देशी राज्यों के प्रतिनिधि थे। तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो मैंने अभी आपको बताया 7 मेंबर थे इसमें, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको पता होना चाहिए कि इसका पहला जो आयोजन हुआ था वो संसद भवन नई दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है कि संविधान भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारत की राजनीति व्यवस्था में कौन किसको सर्वोच्च रखा गया? तो संविधान को सर्वोच्च रखा गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय राजनीति में संविधान से परे कोई नहीं है, सबसे पहले संविधान है, ठीक है। चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति को हो, कहीं का भी हो, ठीक है, कोई सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम हमारा संविधान है और हमें संविधान को मान के चलना है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है और 26 जनवरी 1950 आपको पता ही होगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव मैंने अभी आपको बताया कि क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, वो प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था, ये आपको पता होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भाई क्वेश्चन रिपीटेड है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। क्या कहता है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 कि भाई भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? मैंने कहा औचित्य नहीं है, फिर भी आप डॉक्टर BR अम्बेडकर लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर दिस प्रैक्टिस सीट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको पता होगा कि अभी CUT का जो सेशन है वो ताबड़तोड़ तरीके से लिया जा रहा है। 100 आउट ऑफ 100 इस टारगेट के साथ हम लोग चल रहे हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपको क्लास से देखने को मिल जाएंगे। अभी आपके एग्जाम्स भी कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि अब बारी है कुछ करने की, अब बारी है कुछ जोर लगाने की। अब आप नए सेशन में जा रहे हैं, नई तरीके से आप में एनर्जी होना चाहिए कि भाई अब हम उम्दा तैयारी करेंगे, घर में बैठेंगे और अपने आप को डेडिकेट करेंगे पढ़ाई में। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ इन योर स्टडीज़। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। हाँ, एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे आपको पूरा क्लास का जो PDF है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।